नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के बारे में जानकारी के साथ-साथ उस कंपनी के कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको शेयर करूँगा, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए, सारे चीज़ मैं एजुकेशन पर्पज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आप मेरा काम है अ, जितना मेरा नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इतने दिनों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको साथ में शेयर करूँ और उस नॉलेज को आप बैक टेस्टिंग करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस स्किल में काम करना चाहिए, तभी काम करिए। ऐसे नहीं कि किसी की बात सुनकर ब्लाइंडली निवेश कर देंगे, तो आप बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो देखिए फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ईज़ी टी प्लानर। देखिए ईज़ी टी प्लानर के ऊपर मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर कंपनी इंडिया के सेकंड मतलब लार्जेस्ट ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग कंपनी है और जितने सारे कंपनीज टिकट बेचते हैं वो सारे के सारे लॉस मेकिंग कंपनी बन चुके हैं सिवाय आईआरसीटीसी और उसके साथ साथ ईज़ी टी प्लानर। ये दोनों कंपनी ऑनलाइन टिकटिंग बेचने के बाद आज प्रॉफिट में है। तो क्यों प्रॉफिट में है, बाकी कंपनी लॉसेस में क्यों है? देखिए इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है। देखिए ईज़ीटी प्लानर बिज़नेस को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाइड करके रखा है। जैसे आप देखेंगे तो होटल्स का बिज़नेस, साथ ही साथ फ्लाइट्स का बिज़नेस। होटल का बिज़नेस मतलब होटल का बुकिंग, फ्लाइट्स का बुकिंग, फ्लाइट एंड होटल दोनों एक साथ बुकिंग का भी यहाँ पे ऑफ़र दे रहा है। ट्रेन्स का टिकट, बस का, हॉलिडेज़ पैकेज का, कैब्स का, साथ ही साथ एक्टिविटीज़ के और भी देखेंगे कितना आप अलग-अलग कैटेगरीज़ के क्रूज़ के ऊपर भी है, गिफ्ट कार्ड भी है। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ में कंपनी ऑफ़र कर रहा है कस्टमर को। तो इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए है जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी आपको डिस्काउंट प्राइस में फ्लाइट का टिकट भी देते हैं। मान के चलिए इंडिया में मान के चलिए 6 एयरलाइन्स कंपनी है। इस 6 एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 6 एयरलाइन कंपनी में कौन-सा कंपनी में आपको सस्ते में प्राइस देने वाला है? कौन-सा कंपनी टिकट आपको सस्ते में मिलेगा? वो आप इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर हम तो आईआरसीटीसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर भी मैं बहुत बार रिसर्च करके देख चुका हूँ कि आईआरसीटीसी से भी कम प्राइस में, डिस्काउंट प्राइस में इस कंपनी प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। मतलब टिकट आपको बुकिंग करने का ऑफ़र देते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। हाँ, एक बात तो क्लियर है, आप कितने भी ट्रेन का टिकट बुक कर ले, सारे के सारे टिकट्स का बुकिंग आपको ईज़ी प्लानर के माध्यम से होंगे, मगर डायरेक्टली कमीशन आपको आईआरसीटीसी को ही देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कंपनी आज प्रॉफिटेबल में इसीलिए है क्योंकि कंपनी बिज़नेस को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यही चीज़ को मैं पहले कुछ डेटा के हिसाब से दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। इस बार 120 करोड़ के आसपास सेल किया। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। आज तक की हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, हाईएस्ट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। इस हाईएस्ट प्रॉफिट होने के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम अपकमिंग टाइम्स में आने का चांसेस है। अभी कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो एक टाइम देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स था, वो आज की सेल्स से कई गुना ज़्यादा था। 1000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स था। आज वो सेल्स घट के कहाँ तक हो चुके हैं? 400 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, वो घट के बढ़ के हो चुके हैं कितना? 160 करोड़ के आसपास। इसका मतलब पहले सेल्स तो ज़्यादा था, मगर एक्सपेंस और भी ज़्यादा थे। जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था। और वही चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का सेल्स तो कम हुआ, मगर कंपनी का एक्सपेंस और भी कम हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं। तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको प्लस पॉइंट में देखने को मिलेगा। अभी सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से दिखा दूँ तो कंपनी का 1 साल में कुछ भी परसेंटेज देखने को नहीं मिला। तो कंपनी के ऊपर परसेंटेज ना देखने के कारण कंपनी के ऊपर सेल ऑफ ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेल होते जा रहा है। अगर इसी को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से एक टॉप रेंज में गया था, कंपनी जिस तरीके से लिस्टिंग होने के बाद एक शानदार तरीके से धमाका किया था, वही लेवल से कंपनी कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ मूवमेंट में नीचे आ रहा है। अभी नीचे आने के बाद यहाँ पे एक रेंज को कंपनी टेस्ट किया। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, 2 स्ट्रांगली सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक कंपनी का सपोर्ट बना था।
और सपोर्ट को यहाँ पे फाइनली इस कैंडल के माध्यम से ब्रेकआउट किया और रिट्रेसमेंट भी किया और मैंने आपको ये भी बताया कि इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। मगर ऊपर साइड में क्या है, 200 डेज ईएमए है, तो इसको रिटेस्ट करके वो एक बार रिवर्सल कर सकते हैं। अब इस जगह पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो चुके हैं। यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर साइड में ब्रेक करे तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे साइड में आए तो लो साइड में यहाँ पे जरूर आएगा। तो बाकी आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ एक बड़ा सा मौके का, क्योंकि कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं और वो भी इस तरीके से कुछ कफ विथ 100 पैटर्न्स क्रिएट करे तभी मैं एंट्री लूंगा। क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट्स ये भी बता रहते हैं कि सर बार बार आप कफ विथ 100 पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ऊपर काम क्यों करते हैं। देखिए जिस पैटर्न ने मुझे आज तक प्रॉफिट बना के दिया, क्या उस पैटर्न को मैं छोड़कर दूसरा पैटर्न ढूंढूं। मेरा काम ऐसा नहीं है कि बार बार मैं अलग अलग पैटर्न्स को रिसर्च करूं। मेरा काम यह है कि एक स्ट्रेटजीज को बार बार फॉलो करूं, तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ब्रूस ली का एक बात मुझे सबसे बेस्ट लगा और उसी बात के बेसिस में मैं काम करता हूँ कि उन्होंने एक बात कहा, जो व्यक्ति बहुत सारे स्ट्रेटजीज को फॉलो करके, मतलब कुंफू कैरेक्टर जो होते हैं, जो बहुत सारे स्ट्रेटजीज को फॉलो करके सीखता है, उससे ब्रूस ली कहा कहते हैं कि ब्रूस ली को डर नहीं लगता। जो व्यक्ति एक ही स्ट्रेटजीज को 100 बार से भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे डर लगता है, क्योंकि उसी से वो माहिर भी हो जाते हैं और उसी उसी से उसका परफेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अलग अलग स्ट्रेटजीज को देखकर काम मत करिए, उस स्ट्रेटजीज को जरूर सीखिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए, बैक टेस्टिंग करिए। आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, जो बेस्ट रहेगा उसके ऊपर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, कैम्स। देखिए कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश आपका है, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड को बेचेंगे, मतलब सेल करेंगे, देखिए आज म्यूचुअल फंड मान के चलिए आपने बाई करके रखे हैं, तो कभी ना कभी तो उसको सेल करना पड़ेगा। जब भी आप सेल करेंगे तो उसका ट्रांसफर एजेंसी, मतलब कंपनी के हाथ से आपके मतलब जो बैंक अकाउंट में है उसका ट्रांसफर करने का जो एजेंसी चार्जेस है वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा कैम्स के पास। तो याद रखिएगा, कैम्स हर दिशा में आपको फायदा लेंगे। और इंडिया में जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश कर रहे हैं, देखिए आज देखेंगे तो मार्केट किस तरीके से रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध होने के बाद, युद्ध स्टार्ट हुआ था तब मार्केट गिरे थे, उसको रिकवरी किया और लाइफ टाइम हाई किया। फिर से यूक्रेन के साथ हमास का युद्ध स्टार्ट हो गया, जहाँ पे फिर से मार्केट गिरा, फिर से रिकवरी हो रहा है। तो मार्केट इस सिचुएशन को भी रिकवरी कर रहा है। इसका मतलब इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है और म्यूचुअल फंड कंपनी लगातार उसके ऊपर बाइंग कर रहा है और जिसके चलते कंपनी के ऊपर ग्रोथ भी बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको काम करने से पहले ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो कंपनी के जो मार्केट कैप है 13,900 करोड़, इसका मतलब बहुत हाई पोटेंशियल ग्रोथ है इस कंपनी का। आगे चलकर हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि मार्केट तो अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 15,000 करोड़ के आसपास है। सोचिए अगर 50,000 करोड़ कंपनी बन गया तो इस कंपनी कहाँ से कहाँ तक आपको रिटर्न दे पाएंगे। तो कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। डेट ऑफ इक्विटी के बारे में बात करो तो 0.10 के आसपास देखने को मिला। अभी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट में एक चीज आपको बहुत शानदार लगेगा कि कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, 230 करोड़ से बढ़ के हो चुके 255 करोड़ के आसपास। और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके 80 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी दिखेगा। तो ज़्यादा हिस्सेदारी है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर हर कोई बुलिश है, क्योंकि एफएस ने देखिए 25% का होल्डिंग को बढ़ा के कर चुके हैं 38%। और डीएस ने क्या किया, देखिए बीच में ज़्यादा होल्डिंग था, बीच में कम किया गया करीबन 13% के आसपास, और फिर से होल्डिंग को बढ़ा दिया गया 11% तक। लास्ट ईयर में कंपनी का होल्डिंग था, अभी मतलब लास्ट क्वार्टर में 11% था, अभी सितंबर क्वार्टर में कंपनी का होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं 16% के आसपास। इसका मतलब माल कौन बेच रहा है, माल एक्चुअली बेच रहा है पब्लिक। तो पब्लिक इस कंपनी का माल बेच रहा है और इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाई किया जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दो, अब देखेंगे तो डिलीवरी में कुछ वीकनेस देखने को मिला, उतना स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसका मतलब अभी भी कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। क्यों प्रेशर है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी एक रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना।
तो फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ और अचीव होने के बाद नीचे भी आए, फिर से देखिए एक धमाका जर्नी यहाँ पे कंपनी कर बैठे। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और पैटर्न फाइनली उस पैटर्न को आप इस तरीके से मार्किंग करिए। मैं एक बार आपके साथ मार्किंग ही कर देता हूँ, आपको भी पता चले कि पैटर्न किस तरीके से बना। यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे हेड बना। उसके बाद क्या बना, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट हुआ। तो हिडन एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुके हैं और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। मैं अगर यहाँ पे मार्किंग करूँ तो ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट होने के बाद अभी आपको टारगेट कितना बन सकता है, अगर मैं इस एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं और इसको मैं ऊपर साइड में मार्किंग करूं तो कुछ इस तरीके से टारगेट बन सकता है। तो आप कहेंगे सर अगर इस तरीके से सिचुएशन आए तो क्या ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ही हम लोग को एंट्री लेना चाहिए? तो ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद मैं यहाँ पे होता तो मतलब इस जगह पे मैं एंट्री नहीं लेता, मैं इंतजार करूंगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए, इस लेवल को टच करने दीजिए। यहाँ पे एंट्री बनेगा तो आपका जो टारगेट लेवल है वो बड़ा सा आपको दिखेगा और टारगेट जो बनने जा रहा है वो 24% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो इसके ऊपर आप स्टडी करिए, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है IRFC, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो IRFC के बारे में चर्चा करूँ तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक मार्केट कैप के हिसाब से एक 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप के कंपनी बन चुके थे। कुछ दिनों में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और शेयर प्राइस के करेक्शन के कारण कंपनी का मार्केट कैप भी कम हो चुके हैं। कंपनी के पी रेशियो 15 के आसपास देखने को मिला, इसका मतलब एकदम लो वैल्यूएशन के हिसाब से है। हाँ, कुछ दोस्तों ये भी कमेंट्स किया कि सर इस कंपनी का आरओसी खराब है। आरओसी खराब है, आरओई ठीक है मगर आरओसी खराब है। देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी भी फाइनेंस कंपनी और किसी भी बैंक, इस दोनों कंपनी के ऊपर एक चीज याद रखिएगा, इस दोनों कंपनी के ऊपर अगर आरओसीई अगर आपको कम देखने को मिला है तो चिंता करने का जरूरत नहीं। आपको देखना है आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर सही है, 15% के ऊपर है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, करीबन 6,300 करोड़ के आसपास और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग ज्यादा है, 86.4% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला। अभी प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 86.4% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी की आज नहीं तो कल उसको ओएफएस के माध्यम से सेल मतलब शेयर को सेल करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए किसी कंपनीज के पास। प्रोमोटर के पास किसी कंपनीज के 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना माल बेचना पड़ेगा, करीबन 11% के आसपास होल्डिंग को बेचना होगा। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को उतना ज़्यादा एग्रेसिवली बाय नहीं किया इस कंपनी के ऊपर। तो मुझे लगता है जब 11% का होल्डिंग बेचा जाएगा तब शायद इस कंपनी अच्छा खासा होल्डिंग उठा पाएंगे, मतलब तब इस इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा माल उठा पाएंगे। बाकी इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का अलग लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर एक रेंज के हिसाब से देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो IRFC में एक फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न अगर क्रिएट हो तो हमेशा आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा एक स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से अगर ब्रेकआउट करे मतलब फिर से अगर रिवर्सल करे तो वहाँ पे एंट्री बन सकता है। तो फिलहाल के लिए एक ही रेंज के अंदर है, तो जल्दबाजी मत करना, इसके ऊपर पेशेंस के साथ गेम खेलना। और बाकी आपकी क्या राय है उस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन सीपट। देखिए कोचिन सीपट जो है वो एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज है और एक गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी इस बार जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश किया उस रिजल्ट में कंपनी अनाउंसमेंट किया कि कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है उसको वो 5 रुपये करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले कंपनी 2 शेयर आप देने वाला है। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।